Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. कल हमने पढ़ा था कैसे डिफरेंट जो कल्ट्स हुए हैं उनमें वीरा शिवा जो है ट्रेडिशन कर्नाटका के अंदर कैसे फेमस हुआ है. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट टॉपिक? किसी को कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में तो No, पूछ ma'am. सकते हैं. ओके. आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया. अब साउथ में जैसे हमने पढ़ा था कि भाई वहाँ पर अलवर्स और नैनार्स हो रहे हैं, ठीक है, वो बहुत फेमस हुए थे वहाँ पर 14th सेंचुरी में. और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो है वो प्रॉपरली किसकी वर्शिप हो रही थी, किसकी पूजा हो रही थी, यहाँ पे विष्णु और शिव जी की हो रही थी. यहाँ पे इनके टेम्पल्स बनवाए जा रहे थे जो जिनको सपोर्ट किसका मिल रहा था, रूलर्स का मिल रहा था. और इस चीज़ को लेकर के ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ जो उनको भी कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन करते थे, राजा लोग सपोर्ट करते थे उनको भी. और जो बाकी लोग थे, पेजेंट्री जो थी अलग डिफरेंट इसकी, उनको वो भले ही एग्जिस्टेंस हो गई थी उनकी भी, वो भी अपने अलग डाइटीज़ और जो है उनको प्रचार प्रसार कर रहे थे उनका भी. लेकिन अभी भी एक चीज़ बची थी जो उनको नहीं मिल पा रही थी, वो था क्या, उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा था. मैंने इसका कल इंट्रो दिया था आपको. जो नाथ जोगीज और सिद्धाज हुए हैं, इनके अंदर ये लोग आते हैं जो डिफरेंट आर्टिजनल ग्रुप से थे, ठीक है, वीवर्स थे या बुनाईकार थे, ठीक है. और इनको क्या है, सबको सपोर्ट मिल रहा था बाकी लोगों का, जिन लोगों को ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के तौर पे देखा जाए, जो ब्राह्मण्स ने अपनी आइडियोलॉजी बना रखी थी उस समय में, फ्रेमवर्क बना रखा था, उसमें जिन लोगों को बिल्कुल हटा दिया गया था, नकार दिया गया था, उनको जहाँ राइट्स प्रॉपर्ली नहीं दी जा रही थी, उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा था, उसको उन लोगों का सपोर्ट किन को मिल रहा था, ये नाथ जोगीज और सिद्धार्थ को मिल रहा था. ठीक है, तो अब हम इसको आगे से पढ़ेंगे. Many of these new religious leaders question the authority of Vedas and express themselves in language spoken by ordinary people, which developed over centuries into the ones used today. जैसे कि हमने पहले भी कल भी जाना था कि कई सारे रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो सवाल उठा रहे थे वेदास के ऑथेंटिसिटी पे कि ये कितने ऑथेंटिक हैं, ठीक है, क्योंकि वेदास जो हैं वो वेद जो है वो ब्राह्मणों ने लिखे थे और ब्राह्मणों के द्वारा ही बहुत ही अलग तरह का उनका एक उन्होंने ऑर्थोडॉक्स फ्रेमवर्क जो तैयार कर रखा था उसके हिसाब से वो लोगों को ट्रीट करते थे. अब जो लोग बाकी जो इनके फिलोसफर्स और टीचर्स और थिंकर्स और हुए हैं जो इस चीज़ को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर रहे थे या अपोज कर रहे थे या प्रोटेस्ट में जा रहे थे, उन्होंने सवाल उठा दिया था कि ये वेद जो इन्होंने लिखे हैं वो भी सही है या नहीं है, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो प्रायोरिटी पे क्यों रखे गए हैं, ठीक है, and express themselves in languages spoken by ordinary people which developed over centuries into the ones used today. आज जो हम ज़माने में जो लैंग्वेज बोल रहे हैं और जो काफ़ी समय से ये लैंग्वेज, यही जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, वेद तो क्या संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी उनकी, उसमें इन्होंने सवाल क्वेश्चन उठाना शुरू करा वेदों पर. और धीरे धीरे वो लैंग्वेज जो है वो मॉडिफाई होती गई और जो हम आज बोल रहे हैं ये वही लैंग्वेज है, यानी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है. However, in spite of their popularity, these religious leaders were not in a position to win the support of ruling elites. जैसा कि हमने पहले जाना था कि इनको सब जगह सक्सेस मिल रही थी, बहुत लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे थे, ये फेमस भी हो रहे थे, ये हाइम्स भी लिख रहे थे, भजन लिख रहे थे, सॉन्ग्स लिख रहे थे, कई चीज़ें कर रहे थे, सब जगह इनको जाना जा रहा था, इनकी टीचिंग्स को फॉलो किया जा रहा था, इनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों को फॉलो किया जा रहा था, ये इनको सपोर्ट मिल रहा था हर तरफ से. लेकिन अभी भी इनके पास में एक चीज़ ऐसी थी जो इनको नहीं मिल रही थी, और वो थी रूलिंग जो एलिट्स, यानी कि जो राजा होते हैं, रूलर्स होते हैं, एम्परर्स होते हैं, उनका सपोर्ट इनको अभी भी नहीं मिल रहा था. वो अभी भी ब्राह्मण्स को ही सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है. A new element in this situation was the coming of the Turks, which culminated in the establishment of Delhi Sultanate. 13th सेंचुरी के अंदर अब क्या हुआ, एक नई चीज़ हुई कि टर्क्स जो थे वो लोग आकर के हमारे इंडिया के अंदर स्टैब्लिशमेंट करने लगे, इंडिया के अंदर अपने उन्होंने इन्वेजन किया, फिर उसके बाद वो उन्होंने जीत गए वो लोग, तो उन्होंने अपने कल्चर का भी इस यहाँ पर थोड़ा बहुत
शुरू करने लगे। और उन्होंने क्या शुरू करा, एस्टेब्लिशमेंट शुरू करा दिल्ली सल्तनत के नाम से, ठीक है, जो 13th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, दिस अंडरमाइन द पावर ऑफ मैनी ऑफ राजपूत स्टेट्स एंड द ब्राह्मण्स हु वर एसोसिएटेड विद दीज किंगडम्स। अब ये टर्क्स जब आ गए थे तब इनके आने से क्या हुआ, जो राजपूत स्टेट्स थी जहाँ पर राजपूत लोग रूल किया करते थे और ब्राह्मण्स को वहाँ पर एक स्पेशल डेसिग्नेशन मिला हुआ था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, दिस वॉज अ कंपेन बाय मार्क चेंजेस इन द realm ऑफ कल्चर एंड रिलीजन। इससे क्या हुआ, कई सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए, ठीक है, कल्चर और रिलीजन में, क्योंकि बाहर के लोग जब यहाँ आ गए तो वो ऑब्वियसली बात है यहाँ के कल्चर्स को तो फॉलो करेंगे नहीं, यहाँ के रिलीजन को फॉलो करेंगे नहीं, उनका जो कल्चर और रिलीजन है वो यहाँ पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। द कमिंग ऑफ द सूफीज वॉज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। अब इनके साथ में क्या है, सूफिज्म जो है वो भी आया, ठीक है, वो भी डेवलप हुआ। न्यू स्ट्रेंड्स इन द फैब्रिक, अब नई धागे जो है वो बुने जाने लगे कल्चर के और रिलीजन के बेसिस पे इंडिया के अंदर, जिसमें पहला है हमारा इस्लामिक ट्रेडिशंस। ठीक है, इस्लामिक ट्रेडिशंस के अंदर क्या हुआ था, नए तरीके का कल्चर जो है यहाँ पे लाया गया लोगों के सामने, नई तरीके की चीज़ें जो है सबके सामने आने लगी। और यहाँ पर अरब मर्चेंट्स हुए, वो लोग भी आकर के रहने लगे, उन्होंने अपना कल्चर जो है वो इस्टेब्लिश किया, उनके जो रूलर्स हुआ करते थे, उनके जो विश्वास हुआ करते थे वो यहाँ पर आने लगे। ठीक है, मतलब विश्वास एज इन वो जो बिलीव किया करते थे वो फिर लोगों के अंदर भी डेवलप होने लगा। अब कोई जगह है, जैसे कि आप कहीं पे जाकर के रह रहे हो तो आप वहाँ के कल्चर को तो समझ ही रहे हो, लेकिन आप अपने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि इंडियंस जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर के रहते हैं, कोई अमेरिका रह रहा है, कोई दुबई रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, सब जगह अलग अलग है। वहाँ पे उन्होंने अपनी कम्युनिटी सेट कर ली है, इंडियन कम्युनिटी के नाम से उनको जाना जाता है। कनाडा है, कनाडा के अंदर भी इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पे भी उनकी कम्युनिटी है। तो क्या होता है, जब यहाँ से कोई बाहर जाता है तो वो अपना कल्चर भूल थोड़ी जाता है कि पूरी तरह से भूल जाए इंडियन कल्चर क्या है, इंडियन फेस्टिवल्स क्या है, अपने रिलीजन को भूल जाए। वो वहाँ जाके भी उन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है अगर वहाँ पे फ्रीडम हो तो। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे आए, इन्होंने तो कब्जा किया था, इन्होंने तो इंडिया के ऊपर इन्वेजन किया था, ये लोग लड़ाई लड़े, लड़ाई में जीत गए, तो इन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट किया। इस्टेब्लिशमेंट से हुआ ये कि इन्होंने अपना कल्चर भी शुरू करा वहाँ पे, अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस वही रही, इनका रिलीजन वही रहा। धीरे 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 जो लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते गए वो इनमें कन्वर्ट होते गए, उन्होंने इनका कल्चर अपनाना शुरू कर दिया, इनके रिलीजन को अपनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से नए जो डेवलपमेंट हुए, नई जो बिलीव्स आए, नए जो रिलीजन आए, वो कैसे इंक्लूड हुए वो हम इसमें पढ़ेंगे। Just as the regions within the subcontinent were not isolated from one another, so too contact with lands beyond the seas and mountains had existed for millennia. अब जैसे रीजन्स जो सब कॉन्टिनेंट से दूर थे, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से अकेले नहीं थे, उन्होंने जैसे सी माउंटेन सब आसपास ही ये चीज़ें हैं, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर जोग्राफिकल फीचर बनाते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं और वो भी एक प्रॉपर अपना कल्चर जो है वो एक्सचेंज करते हैं। Arab merchants, for instance, frequented ports along with the western coast in the first millennia, while Central Asian people settled in the northwestern parts of the subcontinent during the same period. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कहाँ पे रह रहा है, ठीक है, कैसे वो लोग आए। अरब मर्चेंट्स जो थे, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो वो वेस्टर्न कोस्ट में जो थे उन्होंने शुरू करा अपना सेटलमेंट करना, और सेंट्रल एशियन पीपल जो थे वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में आने लगे सब कॉन्टिनेंट के। ये अगर आपको दिशाएं पता है कि वेस्ट कहाँ है और नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे बोला जाता है तो आप अच्छे से मैप के सामने रख कर के आपको समझ में आएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने आपको कल एक चीज़ बोली थी कि मैं आपको एक नया वो दिखाऊंगी जो लिंगित ट्रेडिशन था, वो लोग जो पहनते थे, जो धारण करते थे शोल्डर पे से, मैंने बोला था आपको कि मैं वो भी शो करूँगी, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। आप लोगों को बोला था ना मैंने कल कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस व्यक्ति ने कुछ पहन रखा है जो लेफ्ट शोल्डर से आ रहा है और यहाँ कमर तक है। ठीक है, यस मैम।
तो इसका दूसरा वो दिखा देते हैं। ये वो चीज़ होती है लिंगा जिसको कहते हैं, जो ये लोग धारण करते हैं, ठीक है। और ये चांदी का होता है। समझ पाए अब आप? अब आपको समझ में आया कि ये लोग क्या धारण करते हैं। जैसे बाकी लोग कोई जनेऊ धारण करता है, सिख लोग जो है कटार धारण करते हैं, वैसे ही इस समाज के जो लोग थे, लिंगायत समाज के जो ट्रेडिशन है उसके अंदर ये लोग इस चीज़ को धारण करते हैं। तो ये हो गया। अब वापस से आ जाता है अपने Yes, ma'am. इस्लामिक ट्रेडिशन पे। From the 7th century, with the advent of Islam, these regions became part of what is often termed as the Islamic world. अब 7th century के अंदर जब वहाँ पे लोग बाग दूसरे रीजन से आने लगे और यहाँ पे बसने लगे, तो उन लोगों ने अपना कल्चर लेकर के आए, और उनका कल्चर जो था वो इस्लाम से रिलेटेड था। तो ये जो रीजन होने लगे जहाँ पे ये लोग सेटल हो रहे थे, वेस्ट, ये सेंट्रल एशियन लोग जो है नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्ट कोस्ट पे जो लोग सेटल हो रहे थे, उस रीजन को इस्लामिक वर्ल्ड के तरह एक टर्म मिल गई, ठीक है। अब क्या होता है, एक ये बॉक्स में आपके एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसमें लिखा हुआ है उल्मा, उलामा, और एक प्लूरल फॉर्म है आलिम का, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा स्कॉलर जिसने इस्लामिक स्टडीज़ करी हो, यानी इस्लामिक के बारे में उसको जानकारी हो। As preservers of this tradition, they perform various religious, juridical एंड टीचिंग फंक्शंस। अब क्या होता है, ये लोग जो कि इन्होंने, जैसे अपने यहाँ पे ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वैसे ही इनके यहाँ पर उलामा यानी कि कई सारे, और आलिम यानी एक व्यक्ति, एक स्कॉलर जो है, उसको इम्पॉर्टेंस दी जाती है। और ये क्या होते थे, अगर आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कोई मूवी देखी हो बेस्ड ऑन दिस ट्रेडिशन, फॉर एग्जांपल जोधा अकबर अगर आपने देखी हो, तो वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर सीन के अंदर ये बताया जाता है, वहाँ के जो उलामा लोग जो है वहाँ पर, वो स्कॉलर्स जो हैं खड़े हुए रहते हैं दरबार में अकबर के, और वो वहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें पूरा इनका एक प्रॉपर रोल प्ले करते हैं, और इनकी बात जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है इनको माना जाता है ये स्कॉलर्स हैं, यानी ये हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और इनकी बात जो होगी वो सच होगी। तो कोई किसी भी तरह का डिसीजन जो होता है उसके अंदर ये अपना रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वो रिलीजियस हो, जुडिशियल हो, या फिर टीचिंग फंक्शंस, यानी कि किसी को अपनी नॉलेज देने से रिलेटेड हो, ये इनका मेन वो है। अब पढ़ेंगे हम फेट्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। On the axis of understanding the significance of these connections that is frequently adopted is to focus on the religious of ruling elites. अब आपको अगर समझना है रूलिंग elites के रिलीजन के बारे में या उनके जो कनेक्शंस रहे हैं, उसके लिए हम ये पढ़ेंगे। 711 में एक अरब जनरल रहे थे जिनका नाम था मोहम्मद कासिम। उन्होंने सिंध पर क्या कहते हैं कॉन्कर किया था, यानी सिंध को अपने अंदर मिलाया था, उस पर हमला किया, जीते और फिर उसको हासिल किया था, ठीक है। बाद में वो पार्ट बना किसका, कैलिफ्स डोमेन का पार्ट बना। 13th सेंचुरी के अंदर टर्क्स और अफगान जो हैं उन्होंने दिल्ली सल्तनत जो है वो इस्टेब्लिश करी। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत जो है वो डेक्कन और कुछ हिस्से जो थे सब कॉन्टिनेंट के वहाँ तक फैली, और इस्लाम को पहचाने जाने लगा एक रिलीजन जो था मेन रूलर्स का। उस समय पे जो रूलर्स वहाँ पे राज कर रहे थे कई सारे एरियाज़ पे, उनके रिलीजन के तौर पे इस्लाम को जाने जाने लगा। इसके बाद में मुगल एम्पायर जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 16th सेंचुरी के अंदर, और कई सारे रीजनल स्टेट्स जो हैं वो 18th सेंचुरी के अंदर मिलने लगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या समझाया जा रहा है, सिंध जो है वो एक पहले जब भारत के टुकड़े नहीं हुए थे उस समय की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा हिस्सा कब किसने हासिल किया, वहाँ पे कौन सा रूलर आया, उसने क्या अपना रिलीजन जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, उस हिसाब से यहाँ पर ये सिंपली एक चार्ट की तरह अगर आप, या एक लिस्ट की तरह देखा जाए तो वो है। और उसके बाद में क्या हुआ, मुस्लिम रूलर्स जो थे उन्होंने उलामा जो है वर टू बी गाइडेड बाय उलामा। उनको कौन गाइड करता था, उलामा, यानी स्कॉलर्स जो होते थे, हु वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट दे रूल अकॉर्डिंग टू द शरिया। अब ये क्या इनको नॉलेज देते थे, मुस्लिम रूलर्स जो हैं वो किसके कहने में चलते थे, उलामा लोगों के, उलामा जो थे। और वो उलामा जो होते थे उनका मेन क्या, उनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि ये इस कंट्री पे या उनका जो भी रीजन है उस पर वो जो राज कर रहा है राजा, वो किस हिसाब से करवाए, शरिया के हिसाब से करवाए, ठीक है। अब शरिया क्या होता है,
शरिया इज़ द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। अब ये क्या होते हैं, इसके कुछ कानून कायदे कानून होते हैं, उस हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी काम करती है, ठीक है। और वो चाहते थे कि अब जब हमने यहाँ पे राज कर लिया है, हम यहाँ पे राज कर रहे हैं, तो हमारे स्टेट का काम जो है वो शरिया के अकॉर्डिंग ही चले, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कुरान एंड द हादीस। अब ये किस पर बेस्ड होती है, इसमें जो कानून होते हैं वो लॉ मेकिंग लॉज जो होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, कुरान और हादीस पे। ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट इंक्लूडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ हिज रिमेंबर्ड वर्ड्स एंड डीड्स। अब कुरान के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, जिनके प्रॉफिट साफ हुए हैं, उन्होंने जो भी बातें बोली हैं, जो शब्द बोले हैं या जो भी अच्छे कर्म बताए हैं, उसके हिसाब पे कुरान और हदीस ये मेंटेन है। और उसी के बेसिस पे शरिया जो है उसको फ्रेम किया गया है, कानून के तौर पे देखा गया। और उसी के बेस पे उलामा जो है, किसी भी राजा जो मुस्लिम राजा होता था उसके देश को चलाने की उसको वो देते थे, अनुमति देते थे, और उसके को गाइड करते जाते थे कि अब इस चीज़ को ऐसे फॉलो करो, ये शरिया में लिखा हुआ है इस तरीके से। तो अब आपको समझ में आई ये चीज़, शरिया क्या है, उलामा क्या है, और शरिया का बेसिस कहाँ से लिया गया है। Yes, ma'am. ओके। With the expansion of Islamic rule outside Arabia in areas where customs and traditions were different, qiyas, reasoning for by analogy, and ijma, consensus of the community were recognized as two other sources of legislation. अब अरेबिया के बाहर भी कई सारे एरियाज़ पे ये लोग राज कर रहे थे, जहाँ पे दो ट्रेडिशन और कस्टम्स जो हैं वो मेन निकल के आए थे। एक तो थे कियास और एक थे इजमा, ठीक है। रीजनिंग बाय एनालॉजी यानी कि किसी चीज़ के तरीके से आप लॉजिकल क्वेश्चनिंग करना, और इजमा कॉन्सेंसस ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के इंटरेस्ट को लेकर के चलना। ये दो तरीके के सोर्सेज आए थे जिसके बेसिस पे लेजिस्लेशन फ्रेम किया गया था। दस शरिया इवॉल्व फ्रॉम द कुरान, हिदास, हादिस, कियास और इजमा। इनके बेसिस पे शरिया जो है इन चार चीज़ों के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। शरिया किसके बेसिस पे काम करता है, कुरान, हादिस, कियास और इजमा। ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी उस ज़माने में इनके वर्ल्ड को चलाने का एक तरीका हुआ करती थी, जिसको उलामा लोग जो हैं बेसिकली वो लोग उलामा जो हैं वो इसके बेसिस पे किसी भी देश को गाइड करते थे, कि राजा को गाइड करते थे कि अब तुम्हें अपने देश में क्या करना है, ठीक है। Clearly, the situation was Okay, ma'am. complicated in the subcontinent where there were population that did not subscribe to Islam. अब क्या होता था, ये अलग अलग देशों पे इन्वेजन करके उसको कॉन्कर कर लेते थे, हासिल कर लेते थे। वहाँ पर क्या होता था, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे, तो उनके बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि कल। उनके साथ में, क्योंकि जो इस्लाम को बिलोंग नहीं करते थे, जैसे हिंदू लोग हुए, सिख हुए, पारसीज हुए, ज्यूज़ हुए, अलग अलग लोग हुए, तो उनके लिए क्या हो रहा था, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस वहाँ पर क्रिएट हो रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, ma'am. अभी तक जो भी हमने पढ़ा है इसमें आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कल पूछ लीजिएगा, आई एम हैप्पी टू हेल्प। और लाइन टू लाइन Okay, पढ़िए ma'am. और समझिए, नहीं समझ आए तो मुझसे पूछिए। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड Thank you, ब्लेस यू ma'am. ऑल।